हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, जो 70वीं बीपीएससी आने वाला है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। 2024 में होने वाला है, जो 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है। और इसका टेस्ट सीरीज का नाम है जुनून टेस्ट सीरीज, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट है फ्रेंड्स, जिसमें सेक्शन नंबर 9 है। और इससे पहले 1 to 8 हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। और ईडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह में बिहार स्पेशल है, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो भी लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं फ्रेंड्स। और आधार टेस्ट सीरीज ईडुटेरिया का ही था, जो एनसीईआरटी बेस पे था, जो 6 to 12 करके था फ्रेंड्स। उसमें टोटल 17 टेस्ट थे, वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो मैं पूरा डाल दी हूँ। और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और उनका टेस्ट भी चल रहा है। और साथ ही साथ केजीएस का बिहार स्पेशल में जनवरी टू मई करंट अफेयर हो चुकी है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, एक मेरे जो भी फ्रेंड्स है, जो व्यूअर हैं, वो बोल रहे थे कि मैम जो भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उसको पूरा क्वेश्चन आंसर साथ में एक स्क्रीन में आना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से इस बार वही बना रही हूँ फ्रेंड्स। अगर यह सही रहता है आपके लिए, तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगी नेक्स्ट भी। और अगर ये इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, पहले वाला ही अच्छा है, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, कि भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है कहाँ कहाँ तक है। तो इसका आंसर डी है, जिसमें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। तो ये सही था, इसका आंसर हो गया था डी। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर मध्य पे स्थित है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स। तो भौगोलिक क्षेत्रफल 32,82,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल का कितना है फ्रेंड्स। तो कुल क्षेत्रफल का 2.3% है। ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंगल क्वेश्चन में आ जाएगा, तो ये सब ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, तो भारत का स्थान 7वां है, जिसमें पहला स्थान जिसमें रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा स्थान 7वां है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पे है। लेकिन अभी रिसेंटली का अगर आप देखेंगे ना, तो जनसंख्या के स्थान पे हम लोग 1 नंबर पे आ चुके हैं, सेकंड में चीन है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन कौन सा होगा इसका फ्रेंड्स। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। सत्य कथन सिर्फ भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, तो ये तो सही था, बाकी वो दोनों गलत हैं। वो गलत क्यों है, इसका हम डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, तो गलत है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है फ्रेंड्स, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। और बांग्लादेश से भी होकर गुजरता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और मिनिकॉय व मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल तथा मिनिकॉय व लक्षद्वीप में 8 डिग्री चैनल है, तो ये दोनों गलत था। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम, ये भी सिंगल में क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में 66 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ये ध्यान रखेंगे। पहला इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, जो यह भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर दूर पे है। दूसरा है, वर्ष 2024 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि की अगर पूछा जाए, तो कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट, जो अभी हमने पहले देखे थे, तमिलनाडु में है। तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ है, तो लद्दाख में है। और सबसे पश्चिम बिंदु गोरमाता या गुहार माता गुजरात में है। और सबसे पूरब में बिंदु
किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है फ्रेंड्स, तो मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, जबकि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो ये सब भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसमें अगर लॉन्ग होगा तो आधा आधा मैं कर दूंगी, अदरवाइज थोड़ी सी लॉन्ग होगा तो आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो किसी को स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा बनाती साझा करती है, और म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर होगा सी, दोनों सही हैं। ठीक है, और इसमें है बांग्लादेश 5 राज्य है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम है। चीन में 5 है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान में 5 है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल में 5, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, और म्यांमार में 4 है, और भूटान में 4 है, और अफगानिस्तान में 1 है, लद्दाख। तो ठीक है, म्यांमार के साथ कौन कौन करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, और भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। फ्रेंड्स, अगर आप आधार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 देखे होंगे, ज्योग्राफी सेक्शन का टेस्ट नंबर 1, तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको याद हो रहा होगा, क्योंकि मैंने ये सब करवाया है, उसमें था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन, और इसमें असत्य कथन चुनना है, तो दूसरा असत्य कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला क्या है वो देख लेते हैं। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तटीय आधार पर 12 समुद्री मील की दूर तक क्षेत्र है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, और ये 68 में क्वेश्चन पूछ लिया था, 68 बीपीएससी में, तो आप ध्यान देंगे। इसका पढ़ लेते हैं। तो भारतीय प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र सागर तटीय आधार रेखा कोस्टल बेसलाइन से 12 समुद्री मील नॉटिकल मील की दूरी तक क्षेत्र है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार क्षेत्र आधार रेखा वस्तुतः टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है। तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल जो इंटरनल वाटर कहते हैं, और अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो होते हैं दूर प्रादेशिक समुद्री 12 समुद्री मील तथा आधार रेखा 24 समुद्री मील होता है। आगे तक का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अप्रवासी कानूनी पर्यावरण स्वच्छता सीमा शुल्क वसूली की वित्तीय अधिकार तथा राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। अनन्य अधिकारी क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसमें तटीय आधार का 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र है, जिसमें भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधन, जीवों का संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन को दोहन का अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र के बाद उच्च सागर हाई सी का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं, तो कितने हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, जिसमें 18 राज्य हैं। 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो आपके लिए मैप बहुत ज़रूरी होता है। आप मैप जरूर अपने टेबल पे रखेंगे, और अगर ये क्वेश्चन आई है तो आप मैप से पूरा जितने भी भारत का मैप है ना, उसमें सबको ऐड करके देखेंगे कि कौन कौन से करते हैं, पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। तो टोटल 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें असत्य कथन केवल एक है, पहला गलत है और सही दूसरा। तो सही देख लेते हैं, पहला को हम मिला लेंगे। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, तो ये सही है, जबकि पहला गलत है। तो इसका आंसर होगा ए। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आगारालैंड का ही एक भाग है, तो ये गलत है फ्रेंड, ये गोंडवाना का है। तो यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अवनीश व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, न कि अंगाकारा लैंड का है, ये गोंडवाना लैंड का है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत।
नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे असत कथन को चुनना है। तो असत कथन केवल 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है। तो यह एक परतदार चट्टानों का उदाहरण है, तो धारवाड़ में तो ये सही है, और यह भारत की सर्वाधिक खनिज भंडारण इसी क्रम के चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, और तो देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन तत्व व निक्षेपण के से निर्मित परत चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जीवाश्म मिलते हैं, तो नहीं, इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ व बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणी, बालाघाट, रीवा, छोटानागपुर आदि क्षेत्र में ये चट्टानें मिलती है। भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलती हैं। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण खनिज है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टानों में मिलता है, तो इसका आंसर है गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। इसका आंसर है डी। ऊपरी कार्बोफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इस चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं, इनमें मछलियाँ व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिले हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी व उनकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और यहाँ पे कल्प दिया हुआ है, यहाँ हिमालय की श्रेणी का निर्माण दिया हुआ है। तो हम इसमें ये देख लेते हैं, इसका सभी युग में क्या गलत सुमेलित था, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी। अभी हम देख लेते हैं मिलाकर। तो सोनोजोइक महाकल्प, ईरोसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहदित हिमालय का निर्माण हुआ है, और मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के बलन से लघु हिमालय बना है, जबकि शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के बलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे शिवालिक का कौन सा होता है, शिवालिक का कौन सा कल्प है, तो प्लायोसीन कल्प है फ्रेंड्स। सेनोजोइक महाकल्प इरोसीन व ओलिगोसीन कल्प से के हैं में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। मायोसीन कल्प पोटवार क्षेत्र के अवसादों के बलन से लघु हिमालय बना है। क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लास्टोसीन व ह्यूलोसीन कल्प में भी इसके निर्माण होता रहा है। हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भूसंतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था, तो इसका आंसर है बी, कोबर ने। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोवर का भूस्थिति सिद्धांत एवं मोर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, तो ध्यान रखिएगा। मोर्गन और आइजैक का क्या है, तो प्लेट विवर्तनिक है, और कोबर का क्या है, तो कोबर का है भूस्थनीयों में को पर्वतों का पालना कहा है कोबर ने। भूस्थनीयों के पर्वत के माले कहा है। ये भूस्थनीय लंबे, संकरे व पिछले जलीय भाग है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत हैं। दोनों गलत क्यों है, तो ये देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि हिमालय की पर्वतश्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल कॉन्वेक्स तथा तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा था कि पश्चिम से पूर्व, और दूसरा है पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग को चौड़ाई घटती एवं ऊंचाई बढ़ती है, जिसके कारण ढाल भी तीव्रता हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन आंसर साथ साथ में है, तो आपको इजी हो जाएगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं कि मैम गलत बताई या गलत कुछ बोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः क्या है, क्या क्रम है इसका, तो इसका आंसर है सी, सियाचिन, फिर बाल्तोरा, बियाफो, हिपर्स और बतूरा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है
ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियां का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है, जो ठीक है। और गॉडविल आइंस्टीन काराकोरम श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो ये भी सही है। यह महान हिमालय के उत्तरी भाग में है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। यह मुख्यतः क्या है, तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। और K2 या गॉडविल आइंस्टीन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन में पूछता है कि K2 जो है, जो इसकी हाइट कितनी है फ्रेंड्स, तो 8611 मतलब 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो भारतीय भूभाग पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न युग्मों पर विचार करें और हिमालय की श्रेणी और विभाजक यहाँ पे है। सही युग्म कौन सी है, तो इसको देख लेते हैं कौन सा सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रांस हिमालय, बृहद्रथ हिमालय, फिर इंडो सांगपो सच्चर जोन है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय बृहद्रथ हिमालय की इंडो सांगपो सच्चर जोन के द्वारा अलग होता है। बृहद्रथ हिमालय लघु हिमालय से मेन थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, तो ये भी तीनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हिमालय क्षेत्र की काराकोरम, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला आदि अनेक दर्रे भी हैं। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचे दर्रे में से एक है, तो ये पहले ध्यान रखिए कि काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है फ्रेंड्स। ये दर्रे से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित के जोड़ता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बुर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और इसे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न युग्मों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि कूट का सही प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, पीर पंजाल दर्रे से। इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स ए, जिसमें मिलान कर लेते हैं कि कुलगांव से काठी मार्ग, ये है क्या, तो सिपकिला दर्रा से। शिमला से तिब्बत का मार्ग, तो ये हो जाएगा माफ़ करिएगा, यहाँ पे मिलान का फिर से मिलान कर लेते हैं। कुलगांव से काठी मार्ग का कितना होगा, तो इसका है क्यू, मतलब पीर पंजाल दर्रा। शिमला से तिब्बत मार्ग का क्या है, तो इसका है सिपकिला दर्रा। कैलाश घाटी मार्ग, तो कैलाश घाटी मार्ग लिपुलेख दर्रा। और मंडी से लेह का मार्ग किससे है, तो बाढ़ चल्लाचा दर्रा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वही चीज़ इसमें किया है, फिर भी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, कोई एक दो क्वेश्चन निकल ही जाएंगे। तो पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव के कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी भाग में स्थित है, तो ध्यान देंगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगची दीवान है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बालाचार दर्रा मंडी से लेह जाने वाले मार्ग को गुजरता है। थांगला, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और कुमायूं श्रेणी में है, तो ये ध्यान रखेंगे। थांगला, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड और की कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इसने मानसरोवर झील व कैलाश की घाटियों का मार्ग लिपुलेख दर्रे से होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सिक्किम में स्थित, सिक्किम में कौन है, तो नाथुला और जयलेपलाजा दर्रा का व्यापार सामरिक महत्व है। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग होता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सी है, तो यांगची दीवान है, जो अभी जस्ट हमने पढ़ लिए थे फ्रेंड्स कि यांगची दीवान कहाँ है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान जो 5890 मीटर है, जो सिपकिला
दर्रा से तिब्बत को जोड़ता है। बालाचार दर्रा जो अभी हमने जस्ट देखे हैं फ्रेंड्स, तो ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर असत्य कथन हो जाएगा बी, जिसमें 1 और 3 असत्य है, जिसमें 2 सही है। तो 2 जो सही है वो पढ़ लेते हैं। नेपाल हिमालय में हिमालय का सर्वोच्च शिखर अवस्थित है, तो ये सही है। देख लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तो कुमायूं हिमालय के बारे में। तो कुमायूं हिमालय का विस्तार काली तथा तीस्ता नदी के मध्य हुआ है, तो ये गलत है, कुमायूं का नहीं है वो। कुमायूं हिमालय या सतलज और काली नदी के बीच में है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स एग्जाम में। अगर आप मेरा ना घटना चक्र का पूर्वालोकन का ज्योग्राफी बना हुआ है, पूरा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी, इसमें जो दर्रा वगैरह है ना वो अच्छे से मैं कवर कर दी हूँ। तो आप घटना चक्र का पूर्वालोकन आप जाके देख लीजिएगा, तो आपका वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो ना PYQ है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में है फ्रेंड्स? तो कुमायूं सतलज और काली नदियों के मध्य हिमाचल हिमालय का भाग है, जो 320 किलोमीटर की लंबाई में उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। तो ध्यान रखेंगे। नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि इसके प्रमुख शिखर हैं। नंदा देवी इस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, जो भारत का तीसरी सर्वोच्च चोटी है। तो नंदा देवी किसका सर्वोच्च चोटी है फ्रेंड्स? तो ये कुमायूं का है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। तो यह काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। तो नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच में, जो के मध्य में 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ हिमालय की चौड़ी अत्यंत कम है, परंतु हिमालय के सर्वोच्च शिखर यहीं मिलते हैं, जो एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है। तो असत्य कथन कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य है। जिसमें क्या क्या था? तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है और सेनकोटा गैप कार्डमम पहाड़ी में स्थित है। और तीसरा था पर्यटन स्थल कोडायकनाल पनाली पहाड़ियों में स्थित है। तो तीनों सही है। उत्तरी सह्याद्री सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है और महाबलेश्वर भी इसकी एक प्रमुख चोटी है, जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई दादोबेटा है, जो 2637 मीटर्स में मिलता है। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उटकमंडा, जो ऊटी बोलते हैं उसको, नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ फैली हुई है, जिसमें सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो 2695 मीटर है। यह पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? तो सह्याद्री बोला जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और वह संपूर्ण दक्षिण भारत का भी सर्वोच्च शिखर है। अन्नामुडी के निकट ही पलानी और इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ फैली हुई है। सेनकोटा गैप कार्डमम पहाड़ी में ही स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडायकनाल पनाली पहाड़ियों में भी तमिलनाडु में राज्य में है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा सत्य कथन को चुनना है, तो दोनों सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा सी। पूर्वी घाट के सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी, उत्तरी सरकार, मध्य में कोडप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, यद्यपि दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट यह सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करती है। तो दोनों आंसर सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। से भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है भूड़ नामक स्थल कृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होती है? तो इसका आंसर है सी, बांगर प्रदेश में। बांगर प्रदेश क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। ठीक है। पुराने जलोढ़ से निर्मित बांगर प्रदेश में कंकड़ व रेत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि बन गई है, उसे स्थानीय नाम भूड़ दिया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए गंगा यमुना दोआब की ऊपरी भाग में यह भूड़ निरपेक्ष के रूप में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि तराई प्रदेश को कच्छारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और प्रायद्वीपीय पठार और हुगली के बीच के क्षेत्र को गिरिपात मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें
तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें असत कथन चुन रहा था फ्रेंड्स, तो पहला गलत है। खादर प्रदेश किसे कहते हैं, तो खादर प्रदेश, इसका आंसर क्या होगा, असत 22 का, तो 21 का, तो इसके 21 का ए आंसर होगा, जिसमें खादर पहला है। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मृदा है। यहाँ बाढ़ प्राय प्रत्येक वर्ष नई उर्वरक मिट्टी लाती है, और यह इसे प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, बोल रहा था तराई प्रदेश को कछारी कहते हैं, तो तराई को नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि तराई को खादर नहीं कहते हैं। ठीक है, खादर प्रदेश का ही की विस्तार डेल्टा प्रदेश में के रूप में हुआ है। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में फैली हुई है। प्रायद्वीपीय पठार और हुगली के बीच के क्षेत्र को गिरिपदीय मैदान भी कहा जाता है। यहाँ लेटराइट संरचना जैसे कि बारिंद क्षेत्र भी काफ़ी दूर तक फैली हुई है। असम की ओर गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का बहाकर लाई गई जलोढ़ वेदिकाएं भी मिलती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के तटवर्तीय मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 4 सही है। तो जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान को संकरी जलोढ़ पट्टी कहते हैं, और चौथा में है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रय या बंदरगाहों की कमी दिखती है, तो दोनों सही था। 1 और 4 सही था। इसमें सत्य पूछ रहा है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेंगे, बाकी को हम स्किप करेंगे। तो पश्चिमी तट मैदान गुजरात के कन्याकुमारी तक के तट के क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक संकरी और जलोढ़ पट्टी है, जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। गुजरात क्षेत्र में नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर इनकी चौड़ाई सर्वाधिक 80 किलोमीटर है। कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेप की ही प्रधानता है। काठियावाड़ के मैदानी भागों में रेगुर मिट्टी, बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित काली मिट्टी का प्राप्त विस्तार है। और यहाँ पे और कोई पूछ रहा है, तो गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान को कोकण तट कहते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा कि गुजरात और गोवा तक के मैदान को क्या कहते हैं, तो कोकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का क्षेत्र को कन्नड़ कहा जाता है, कन्नड़ क्षेत्र का तट कहलाता है, और यह अधिकांश संकरा मैदान होती है। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान को मालाबार तट भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मालाबार तट कहाँ से बोलते हैं, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। यद्यपि कन्नड़ तट को भी कभी कभी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। मालाबार तट के पश्च जल ब्लैक वाटर एक एवं लैगून की प्रधानता है, जिन्हें कयाल कहा जाता है। ये वे जलीय भाग हैं जो स्थलों द्वारा चारों ओर से घेरे लिए गए हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ी है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा नदियों के डेल्टाई भाग में इसकी चौड़ाई और भी बढ़ जाता है। दक्षिणी भाग में इसकी अधिकतम चौड़ाई मिलती है। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तट के आंध्र प्रदेश के से तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है, तो कोरोमंडल के नाम से जाने जाते हैं। लौटती हुई मानसून पवनों से सर्वाधिक वर्षा इसी प्रदेश में होती है। कम कटाछटा होने के कारण पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रय का बंदरगाह की कमी है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्थलाकृति जगह और अवस्थिति, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, और इसमें पूछ रहा सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें केवल 3 सही सुमेलित है। सेलुलर जेल अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर है, देख लेते, इसका आंसर डी है, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारत के द्वीपीय भाग में अंडमान निकोबार व दक्षिणी लक्षद्वीप प्रमुख है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार स्थित आराकानियो पर्वत श्रेणी का ही दक्षिणी विस्तार है। इस प्रकार से दक्षिण निर्जमती उच्च भूमि के अवशेष लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, तो ये ध्यान रखिएगा।
कि लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार से कोको द्वीप से अलग करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जहाँ से चीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी तंत्र लगाया है। नारकोंडम द्वीप में 2 सुसुप्त ज्वालामुखी एवं एक बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो एक ही द्वीप है जो बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान का एक पर्वत क्षेत्र है जिसकी सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन ही ना, क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। उत्तरी अंडमान की पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सैंडल पीक है। यह सदाहरित वनों का भी क्षेत्र है और मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एवं प्रसिद्ध सेलुलर जेल दक्षिण अंडमान में अवस्थित है, तो ये ध्यान रखेंगे। माउंट हैरियट व हैवलॉक यहाँ के अन्य प्रमुख द्वीप हैं जहाँ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो केवल 2 है। पहला छोड़ देते हैं, 2 जो सत्य है वो पढ़ लेते हैं और पहला वाला को डिस्क्रिप्शन में क्लियर कर लेंगे। तो पंचनद में कौन कौन नदी आते हैं, तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम आते हैं। संयुक्त रूप से सिंधु नदी के मिठानकोट के पास मिलते हैं, तो ये सही है, बाकी वो पहला गलत है। सिंधु जल समझौते में 1960 को हुआ के तहत भारत सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल का उपयोग करता है, तो ये गलत था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में 1960 में सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के केवल 20%, ठीक है, कितना है, तो 20% जल ही उपयोग कर सकता है। तो भारत कितना करता है फ्रेंड्स, तो भारत सिर्फ 20% करता है, जबकि सतलज और रावी का 80% जल का उपयोग का अधिकार इस समझौते में भारत को दिया गया था। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ में पंजाब को पंचनद कहा जाता है। कौन कौन है, तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। ये पांचों नदियों संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा मिठानकोट के पास मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी है, तो वो सतलज है। सतलज को शत्रुदी भी कहते हैं। यह चिनाब की सहायक नदी है। यह मानसरोवर की झील के समीप स्थित राकस ताल झील से निकलती है, तो ये ध्यान रखिएगा। सतलुज कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल झील से निकलती है और मानसरोवर झील के समीप स्थित है। तथा सिपकिला दर्रा कौन है, तो सिपकिला दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी मुख्य सहायक नदी है और यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे ही बनाया गया है। भारत तिब्बती मार्ग सतलज घाटी से होकर गुजरती है। भारत में इस नदी की कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो सतलज की लंबाई 1050 किलोमीटर है, जो 28,090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिमी से पूर्व के क्रम क्या है, तो इसका आंसर है बी, रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो एनसीईआरटी में आधार टेस्ट सीरीज में बताई हूँ ना, उसमें इस बहुत सारे क्वेश्चन मिला होगा। अगर आप किए होंगे ना तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहा होगा। और जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसमें आपको सारे नदियाँ वगैरह करा दिया गया है, तो वहाँ पे जाकर के आप देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। उसके बाद ये रिवीजन के तौर पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो गंगा के बाएं तट की मुख्य धारा कौन थी, तो रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती थी। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित रूप से है जो देवप्रयाग के निकट मिलती है। तो ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछ देता है कि गंगा कौन कौन नदी से मिलकर बनी हुई है, तो गंगा भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बना है। और कहाँ पे मिलता है, तो ये देवप्रयाग के निकट मिलता है और मिलकर वो गंगा कहलाती है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। यह हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसमें दाहिनी ओर से यमुना
प्रयाग यमुना नदी प्रयाग इलाहाबाद के निकट मिल जाती है। दक्षिण पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदियां सोन है, ठीक है। और आगे दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से जल संग्रह करके इसमें आकर मिलती है। पुनपुन तथा टोंस जैसी छोटी नदियां भी दाहिनी ओर से इसमें मिलती हैं। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व, कौन सा, तो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है। पहला है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा इत्यादि हैं, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक के बाद गंडक के बाद बूढ़ी गंडक होना चाहिए, उसके बाद कोसी, उसके बाद बागमती, बूढ़ी गंडक बूढ़ी गंडक बागमती के बाद कोसी के बाद महानंदा होना चाहिए था। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और टोटल भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो 2525 है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर है डी। इसमें दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। तो जमुनिया और बरकी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये सही है। और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी एवं सबसे पश्चिमी सहायक नदियां हैं, तो ये दोनों सही है। दामोदर नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलकर आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल में डेल्टा के मैदान में प्रवेश करती है। अंततः रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी कहाँ मिलती है, हुगली नदी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 541 मील है। और इस नदी का बहाव क्षेत्र कितना है, तो 22,000 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाती थी, पूर्व में मतलब पहले, कारण इससे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। एक भ्रंश घाटी नदी है, ठीक है। भारत के प्रमुख कोयला एवं भ्रंश क्षेत्र इसी घाटी में स्थित है। और बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी के बारे में, तो यह गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिम सहायक नदी है, जो बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनदी उत्तरकाशी से निकलती है। गंगा के समानांतर प्रवाहित होती हुई ये इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि कितने कथन असत्य हैं। तो जो असत्य है वो देख लेंगे, तो इसमें डी आंसर होगा, सभी सत्य हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी चंबल नदी है। और दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो अभी हमने जस्ट देखे थे फ्रेंड्स, तो सही है। और रेत में सोने के कण पाए जाने वाले के कारण सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, तो ये तीनों सही है। दामोदर नदी जो अभी हमने जस्ट पढ़े थे उसके बारे में फ्रेंड्स, कि यह पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड के भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। चंबल नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चंबल नदी यह मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा पठार से निकलती है, जो पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक घाट से होकर बहती है, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलापुर से होती हुई अंत में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इटावा में यमुना से मिल जाती है। यह अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को यहाँ बिड़हल कहा जाता है, ठीक है, बिहड़। इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर। और राजस्थान की यह एकमात्र सदानीरा नदी है। इसकी पौराणिक नाम चर्मवती था, तो यह ध्यान रखिएगा कि चंबल का नाम पौराणिक नाम क्या है, तो चर्मवती है। बनास, मेज, पार्वती, काली, सिंध या शिप्रा इसी की सहायक नदी है। तो ये भी पूछता है कि गंगा यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बनास, मेज, पार्वती, काली, सिंध एवं शिप्रा नदी। ज़्यादातर शिप्रा और शिप्रा नदी के पास में ही उज्जैन है, तो ये ज़्यादातर पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। और सोन नदी, तो यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पठार से नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है, जो पटना के पश्चिम में गंगा के दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। यह नदी पठार से जल के प्रपातों के एक क्रम के रूप में निकलती है तथा कैमूर श्रेणी से जाकर मिलती है, जो इसकी धारा को उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देती है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण नदी या सोन नदी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी
के नाम से जाना जाता है। तो इसका नदी नाम है शारदा नदी। इसका नाम है शारदा नदी। शारदा को सरयू नदी भी कहा जाता है। यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित मिलाव हिमनद से गोरी गंगा नाम से निकलती है, जो भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में जब यह घाघरा नदी से मिलती है तो इसे चौक के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा की उगम उपमा प्रदान किया गया है? तो इसको कावेरी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे कावेरी नदी को बोलते हैं, ना कि गोदावरी नदी को। कितनी बार ऑप्शन में आ जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। देखिए, गोदावरी सबसे पहले ऑप्शन में दिया है और पहले लोग वही मार देते हैं। गोदावरी नदी को भारत का सेकेंड लंबी नदी बोल सकते हैं, ठीक है, जो दक्षिण भारत की है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो यह कर्नाटक के कोंडागू जिले में मैसूर पठार के दक्षिण भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ यह दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है। कावेरी पट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र कितने हैं फ्रेंड्स? 3% केरल में और 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ उत्तर में हेमावती, लोकापावनी, शिमसा, अर्कवती, दक्षिण में हो गया लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। यह शिव समुद्र नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि किस नदी पे शिव समुद्र जलप्रपात बनता है, तो ये कावेरी नदी का है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप PYQ किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको मिल गया होगा। यह दो धाराओं उत्तर में कोलेरू तथा दक्षिण में कावेरी में बट जाती है। इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं और पवित्रता के लिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। इसे अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। इसमें पूर्णा नदी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये सही है। और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है, तो दोनों सही है। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाले पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी में मध्य प्रदेश में होता है और यह 1213 किलोमीटर लंबी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ध्यान रखेंगे। और कहाँ से? तो मैकाले पर्वत के अमरकंटक से नर्मदा नदी के उद्गम होता है। इसकी अपवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जिसका क्या है 87% भाग मध्य प्रदेश, 11.5% गुजरात तथा 1.5% महाराष्ट्र में पड़ता है। ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में, और एक भ्रंश घाटी है। यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाह करती है। जबलपुर के निकट भेड़घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा और कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात बोका निर्माण करती है। तो ये भी पूछता है कि धुआंधार जलप्रपात में कौन सी नदी से होता है? तो ये नर्मदा नदी से। इसका जल तो 23 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। नर्मदा का निचला भाग नौगम में है और यह भड़ीच के है। निकट ज्वारमुख द्वारा अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहाँ पे गिरती है? तो ये है खंबात की खाड़ी में और एक ज्वारमुख है में गिरती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कार्य इसमें अवसाद का अभाव रहता है, इसलिए ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। तब्बा, बनेर, वैडयाल, दूधी, हिरन, वरना, कोनार, माचक आदि नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इस श्रेणी के समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिमी की ओर प्रवाहित हुई है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ों के मध्य क्या तो भ्रंश घाटी है। फिर ध्यान रखिएगा कि ये भ्रंश घाटी है, ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी है, ठीक है।
और यह प्रभावित होती है इसके बेसिन 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% हो गया मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पूर्णा नदी है और इसके मुहाने पे सूरत स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि सूरत किस नदी के मुहाने पे है, तो ताप्ती नदी के मुहाने पे है। और उकाई जल विद्युत परियोजना द्वारा इसके जल का उपयोग किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है झील और राज्य, तो कौन कौन झील और राज्य है, तो इसमें गलत सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 गलत है, तो इसका आंसर है सी। मिलान कर लेते हैं, तो चेम्बरमक्कम झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में, तवा झील मध्य प्रदेश पे, नाको झील हिमाचल प्रदेश, चेलामो झील सिक्किम, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और अष्टमुंडी झील केरल में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो केवल 3 सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत की सबसे लंबी झील चिल्का झील है, तो गलत है, भारत की सबसे लंबी झील वेमनाड झील है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी उच्च अक्षांशीय झील सोंगमो झील है, तो ये गलत है, ये है भारत की सबसे उच्च अक्षांशीय झील चोमालू झील है। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, तो ये सही है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, तो ये सही था, तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत था। नेक्स्ट है मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम और राज्य है, तो ये भी देख लेते हैं। उपयुक्त में से युग में कितने युग्म सही सुमिलित हैं, तो इसमें के कौन सा है, इसका आंसर हो जाए सी, केवल 3 सही सुमिलित हैं। तो ये देख लेते हैं किसका है, तो मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है और औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% है। विभिन्न भागों में इस वर्षा के अलग अलग स्थानीय नाम है। असम में इसे चाय वर्षा कहते हैं। असम में क्या कहते हैं, तो असम में इसे चाय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और मानसून पूर्व की वर्षा के बारे में है। और क्या बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं, तो बंगाल में इसे काल बैसाखी, केरल में आम्र वर्षा और कर्नाटक में कॉफी वर्षा कहते हैं एवं चेरी ब्लॉज में भी कहा जाता है। उड़ीसा में इस वर्षा को नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। इस समय होने वाली वर्षा से तड़ी झंझा भी उत्पन्न होती है, बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा होती है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, असम में इसे चाय वर्षा कहते हैं और चेरी ब्लॉज में कर्नाटक में नहीं बोलते हैं, इसे चेरी ब्लॉज में कहाँ पे बोलते हैं, कर्नाटक में तो कॉफ़ी कहते हैं ना, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा बोलते हैं, तो वो गलत था। और नार्वेस्टर बोलते हैं उड़ीसा में, और काल बैसाखी पंजाब में नहीं है फ्रेंड्स, काल बैसाखी आपको बांग्लादेश, माफ़ कीजिएगा, काल बैसाखी कहाँ पे था कि काल बैसाखी बंगाल में है ना कि पंजाब में। तो इसमें कितनी युग्म सही सुमिलित थे, तो इसमें तो 2 ही सही सुमिलित हुए ना, चेरी ब्लॉज कर्नाटक में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि चेरी ब्लॉज में कर्नाटक में भी बोला जाता है और कर्नाटक में भी एक और वर्षा को बोला जाता है, कॉफ़ी वर्षा, और चेरी ब्लॉज में दोनों कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा में नार्वेस्टर भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करेंगे ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप मुझे कोई सजेशन दीजिएगा कि इसमें कुछ छोड़ना चाहिए या फिर इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दूँ। 2 पार्ट में कर देंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, या तो एक ही वीडियो में रहेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्थान केंद्र या स्थल राज्य, तो इसमें उपयुक्त में से कितनी युग्म सही सुमिलित है, तो इसमें 4 सही सुमिलित है। तो इनसे आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ है, तो नैनीताल में, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम में, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण कोलकाता में और भारतीय भूचुंबकीय स्थान मुंबई में है। तो तीनों इसमें 4 सही था, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें देख लेते हैं क्या था, तो इसका आंसर हो गया बी, केवल दूसरा सत्य है। और दूसरा में क्या था कि काली मिट्टी में लोहा, चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास आदि की कमी होती है, तो दूसरा सही था। और जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस व कार्बन तत्वों की कमी पाई जाती है।
टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म ह्यूमरस की उपस्थिति के कारण इससे मिट्टी का रंग काला होता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो मैं बोल रही हूँ ना कि घटना चक्र का जो ज्योग्राफी है उसमें ये मिट्टी जितने भी भारत का ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं वो सारा मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ, तो जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। ये सब उसमें आपको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? तो इसका आंसर है 19 फरवरी 2015 को। ठीक है। नेक्स्ट है केजुरिना केवड़ा व बेंदी वृक्ष किस प्रकार के वन में उपजाए उदाहरण है? तो इसका आंसर है ज्वारीय वन का। वे वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों के ताज़ा जल समुद्र के जल से मिलता है और एवं परिणाम स्वरूप दलदली भागों बन जाती हैं। जहां गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के निम्न डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र है, जहां की प्रमुख वनस्पतियां मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा, बेंदी आदि वृक्ष हैं। ठीक है। ज्वारीय वन समुद्री कटाव के रोकते हैं। इन लकड़ियों को जल में सड़ती नहीं है। ज्वारीय वन उच्च जैव विविधता युक्त सदाहरित वन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्न प्रकार की विशेषताएं प्रकार के वन है, तो वन के बारे में है सत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर है बी। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का विशेषता था, तो क्या विशेषता था फ्रेंड्स? तो इसके मुख्य श्रेणी प्रायद्वीपीय की उत्तर भूमि पठार वाले शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर व तराई प्रदेश में होती है, जहां यहाँ पर प्रमुख बांस, खैर, त्रिफला, चंदन है और यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था बी। उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। इसमें केवल सत्य कथन एक है, तो एक है जो देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण हुआ था, तो वो सही है। और दूसरा जिसको 1952 में तथा 1988 में संशोधित किया गया है, और 1988 की संशोधित नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास पर जोर दिया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में 33% वन की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, न कि 60%, तो इसीलिए गलत हो गया था। इसके अनुसार मैदानी भाग में 20%, पर्वतीय भाग में 60% क्षेत्र वनाच्छादी करने की आवश्यकता है। 2015 में 2015 तक देश में 33% क्षेत्र प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है फिर, जो कि आपको भी पता होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट है पार्क और स्थान देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। तो इसका में पूछ रहा है कि गलत सुमेलित को पूछना है, तो इसमें सभी सुमेलित सही है, तो इसका आंसर होगा डी। देश का पहला प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है? तो कुट्टी में। और देश का पहला वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय तो रानी चौड़ी। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ है? तो सिराज बाग में है। ये कहाँ है वो देख लेंगे। तो अनाईकुट्टी थुवाई पैथी कोयम्बटूर में देश का पहला प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है, जिसमें 150 प्रजातियों के पक्षी और जानवर तथा 520 प्रजातियों के पौधे देखने को मिल जाते हैं। जम्मू कश्मीर डल झील के समीप सराज बाग एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन उद्यान है, और ये 60 रंगों के ट्यूलिप से 12 लाख से अधिक पौधे हैं। उत्तराखंड के रानी चौड़ी टिहरी में देश के प्रथम वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। यमुना नदी के रिवर बेड पर 300 एकड़ में भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया है, जहां दिल्ली के निकट इकोसिस्टम का संरक्षण किया जाएगा। नॉर्वे के सहयोग से चेन्नई में एक जैव विविधता नीति और विधि केंद्र बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो जो सत्य है वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सत्य है। पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने वाला सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में चल रहा है, और सामाजिक वानिकी को कनाडा तथा स्वीडन के तकनीकी के सहयोग से चलाया जा रहा है, तो दोनों सही है। ठीक है।
पेड़ लगाने के प्रोत्साहन करने वाला सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 से चल रहा है। वनारोपण को जन आंदोलन बनाना इस नीति का लक्ष्य है। इसमें गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वन क्षेत्र पर विकास, ईंधन व चारे की आपूर्ति, उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा वनारोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करवाना है। सामाजिक वानिकी 3 तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। पहले के हैं क्या है, तो पहला है कृषि वानिकी, दूसरा है ग्रामीण एवं सामुदायिक वानिकी और तीसरा शहरी एवं सार्वजनिक वानिकी है। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जीवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूवैज्ञानिक ने किया था, तो इसका आंसर है एडवर्ड सुएजा। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी तथा वे अजैविक घटक जिसने इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीवमंडल का रचना करते हैं। जीवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुजेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने युग्म सही सुमेलित है, तो इसका आंसर है केवल 3। तो ये देख लेते हैं। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, न कि लद्दाख में। नोकरे कहाँ है, तो मेघालय में, ये सही है। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में था, तो वो भी सही था। और पन्ना मध्य प्रदेश, तो ये भी सही है। सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो इसका आंसर है गया बी। जिसमें दूसरा सत्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू साइखोवा है। ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ कारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमंडल कौन है, तो डिब्रू साइखोवा। और भारत के दक्षिणतम जैवमंडलीय ग्रेट निकोबार है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे हम, दो डिवाइड कर देंगे, दो वीडियो में बना लेंगे, तो उससे हेल्प हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि डिस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन कोई छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो पहला इसमें 47 नंबर क्वेश्चन है कि जैवमंडलीय क्षेत्र का वर्गीकरण और संबंधित विशेषताएं हैं, और इसमें कूट में सही मिलान को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा ए। तो डिस्क्रिप्शन पहले ये मिला लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। तो केंद्रीय भाग में क्या है, तो केंद्रीय भाग यहाँ विनाश रहित अनुसंधान तथा कम संगठन वाली आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। और बफर क्षेत्र किसको कहते हैं फिर से, बफर क्षेत्र इस क्षेत्र का प्रयोग सहायक क्रियाओं का प्रयोग अनुसंधान हेतु किया जाता है। और संक्रमण क्षेत्र किसे कहते हैं, तो संक्रमण क्षेत्र इस क्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों एवं स्थानीय लोगों के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण सक्रिय सहभागिता चलती है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो केंद्रीय भाग कोर एरिया किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक या केंद्रीय परिक्षेत्र बाधा रहित तथा प्राकृतिक रूप से रक्षित होते हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जहां पर विनाश रहित अनुसंधान कार्य का तथा कम संगठन वाली आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। दूसरा है बफर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो बफर एरिया यह क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र को चारों ओर से घेरते हैं। इसका प्रयोग सहायक क्रियाओं जैसे पर्यावरणीय, शिक्षा, मनोरंजन, मूल तथा प्रायोगिक अनुसंधान आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है संक्रमण क्षेत्र। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी भाग जो बफर क्षेत्र को चारों ओर से घेरता है संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों एवं स्थानीय लोगों के मध्य सामंजस्यपूर्ण सक्रिय सहभागिता चलती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें सत्य कथन कौन सी होगी, तो ये देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला सत्य है भारत में 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो बिल्कुल सही है। और देश में सर्वाधिक वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। तो वन जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा गलत है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए व्यापक राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना तैयार की गई है।
भारत में वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, ये पूछ लेता है। देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप पे है, जो कितना है फ्रेंड्स, तो 97 है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा असत्य कथन। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यही देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें असत्य कथन को देखना है, तो इसमें दोनों असत्य कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका डिस्क्रिप्शन ही देख लेंगे, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में है। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना तैयार की गई है। भारत में वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जो अभी हमने देख लिए थे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना हुई है, ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात वे विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिसके विपरीत राष्ट्रीय उद्यान का गठन विशेष प्रकार की शरणार्थी के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अर्थात ये हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं, और इनके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार के संरक्षण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क है, तो और संबंधित जीव कौन से हैं, तो इस सही सुमेलित खोज रहा है। सही सुमेलित कौन है, तो इसका आंसर है डी। इसमें सभी योग गलत हैं, तो सही क्या क्या है, तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दापाड़ा कहाँ है, तो सफ़ेद बाघ के लिए, तो गलत है। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गैंडा के लिए है। और वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये मध्य प्रदेश में है, और ये ऊंट के लिए नहीं है, सफ़ेद बाघ के लिए है। और केवलादेव नेशनल पार्क एशियाई सिंह के लिए, तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, और साइबेरियन क्रेन के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। तो और कच्छ का छोटा रन क्या है, गुजरात में है, और ये जंगली गधा के लिए। काजीरंगा असम के लिए है, एक सिंगा वाला गेंडा, और जल्दापाड़ा में भी एक सिंगा वाला गेंडा मिलता है फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर तो क्वेश्चन आपको काजीरंगा के बारे में मिला होगा, तो आप ध्यान रखिए काजीरंगा असम में है और एक सिंगा वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दाचिंगम जम्मू कश्मीर में है, यह हंगुल वहाँ पाए जाते हैं। गिर गुजरात में है, एशियाई सिंह के लिए है। और वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सफ़ेद बाघ। और रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में ऊंट के लिए है। और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में साइबेरियन क्रेन के लिए है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन हो जाएगा 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा सी। जिसमें जो सत्य है वो देख पढ़ लेंगे, और बाकी को डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करेंगे हम लोग इसमें फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो इसमें अगर बुक नहीं भी पढ़ते हैं, तो अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा बुक कवर कर दे रहा है, ठीक है। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये सही है। और IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने संरक्षित क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान को कैटेगरी 2 जबकि वन्यजीव अभयारण्य को कैटेगरी 4 में वर्गीकृत किया है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो 2017 से 31 तक है, ये पहले यही ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना कितना है, तो 2017 से 31 तक है। और वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह वन जीव संरक्षण के अनेक योजनाएं के कार्यान्वयन की निगरानी और निर्देशन करने वाली शीर्ष सलाहकार संस्था है। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत देश के सकल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 1,74,000 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये करंट है फ्रेंड्स, तो ये करंट भी ध्यान रखेंगे, ये करंट न्यूज है, ठीक है। तो महाराष्ट्र क्या है, तो अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने संरक्षित क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में बांट दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के बारे में है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका पूरा क्वेश्चन, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि सही सुमेलित है, कौन कौन सही सुमेलित है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और पेज नंबर ये 46H में है। और ये कौन सा है, तो ये वर्णवाल का जो बुक है, महेश कुमार वर्णवाल का, उसका बुक से लिया हुआ है फ्रेंड्स। और पेज नंबर 46H में है, तो ये जाकर के वहाँ पे भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, तो गुगामल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। गुंडी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। गलाथिया बे अंडमान निकोबार। महावीर हरीना वनस्थली कहाँ है, तो तेलंगाना में। और सिरोही मणिपुर में है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिसम को चुनिए, और बिसम में कौन सी है, तो मुरनेर राष्ट्रीय उद्यान जो बिसम है, जिसमें महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में है, जबकि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम है, इसीलिए यह बीमेल था। ये तीनों क्या था, तो तीनों अंडमान निकोबार में है, और ये मिजोरम में है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर है 2006 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। 4 सितंबर 2006 में गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का उद्देश्य बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों की सुनिश्चित करना, विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना तथा संसद में जो वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश करना है। प्राधिकरण को यह अनेक अधिकार है कि वह राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण की योजना को मंजूरी दे। और ये कुछ खास नहीं है, फिर तो उतना काफ़ी है। ये आप सिर्फ याद रखेंगे कि राष्ट्रीय वन्य का है मान कब हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में भारत के 14 बाघ आरक्षित क्षेत्र को वैश्विक कंजर्वेशन एशियोड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से किस बाघ आरक्षित क्षेत्र को CARTS मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसमें कौन से नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी में कौन है, तो नागर होल टाइगर रिजर्व उसमें नहीं है, तो इसका आंसर होता है डी। जबकि अभी देख लेते हैं कहाँ पे टाइगर रिजर्व पूछता है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये पूरा समझिए कि आपका बुक ही है। ठीक है, तो वर्ष 2021 में भारत के 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों जो वैश्विक CARTS की मान्यता दी गई है, उसमें कौन है, तो मुदुमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। ज़्यादातर बांदीपुर भी बहुत बार आपको मिलेगा देखने को, तो ध्यान रखिएगा। पराबीकुलम टाइगर रिजर्व केरल में। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। सतपुड़ा कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और इसमें से क्वेश्चन पूछता भी है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। और मानस काजीरंगा ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये सब टाइगर रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे असत कथन को चुनना है, तो इसमें सभी सत्य कथन है, कोई भी असत्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये सही है। वैश्विक रूप से संकटाग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में चीता को सुबेद की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, तो ये भी सही है। और IUCN की लाल सूची में एशियाई चीता को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डुगोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये क्या है, तो डुगोन के बारे में देख लेते हैं। इसमें कितने कथन सत्य, तो केवल 2 है। और देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने पाक खाड़ी में डुगोन के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व स्थापना करने का निर्णय लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 3 सितंबर 2021 को कहाँ पे, तो तमिलनाडु सरकार ने। और पाक खाड़ी कहाँ है, तो पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे डुगोन के भारत के पहले संरक्षण रिजर्व स्थापना करने का निर्णय लिया है। डुगोन क्या है, तो डुगोन जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डुगोन का मतलब क्या होता है, समुद्री गाय। ठीक है,
समुद्री गाय होता है, सी काऊ है भी कहा जाता है। शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। यह सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है जिनकी आयु लगभग 25 वर्ष होती है। यह वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 जबकि IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध है। भारत में यह केवल मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डुगुन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थल में केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से एशियाई का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है। तो इसका आंसर है बी, आमेर के कुंडा ग्राम में। तो आमेर के कुंडा ग्राम जो जयपुर राजस्थान में है कि केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये देश का पहला है और एशियाई का तीसरा है। तो कौन सा है? एलिफेंट विलेज है। और कहाँ पे? तो आमेर के कुंडा ग्राम में। ठीक है, भारत में पहले हाथी पुनर्वास केंद्र कोटूर केरल में बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें दोनों है, इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। तो ये सही है। अब भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर में बनाया गया, तो ये भी सही है, जो अभी हमने देख लिए थे। ठीक है, तो भारत का हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर केरल में बनाया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को भारत में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए उसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। हाथी क्या है? तो हाथी सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसलिए अब इन्हें भी बाघों के समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ पे उपरोक्त में से कितनी कथन सत्य है? तो इसका आंसर है सभी तीनों का सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर है सी, क्योंकि इसमें सारे सत्य हैं, असत्य कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें भारत जल विद्युत की संभावित क्षमता की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है। तो ये सही है। कोल डैम जल विद्युत परियोजना का संबंध जल सतलज नदी से है। तो ये सही है। और द सोलर इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक हरमन स्कीयर हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमने देख लिया फ्रेंड्स, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। और इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो इसका केवल बी असत्य है, तो उसको गलत है, तो उसको छोड़ देते हैं और जो सत्य है वो पढ़ लेते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में कवर करेंगे। तो भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है, जिसका आधार भौतिक दशा एवं कृषि विधियाँ है। तो ये ध्यान रखेंगे। और भारत, ये तो हमने देख लिए और सही है। और सघनता यहाँ पे सस्य गहनता सूचकांक। तो सस्य गहनता सूचकांक क्या है? तो सस्य गहनता अथवा फसल गहनता का अर्थ है एक ही खेती में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या बारंबारता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है एक बार। ठीक है, और दूसरे शब्द में किसी कृषि योग्य भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसल उगाई जाती है वह उस भूमि की सस्य गहनता कहलाती है। सस्य गहनता प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कार्यों द्वारा प्रभावित होती है। सस्य गहनता को निम्नलिखित सूत्रों में भी ज्ञात किया जाता है। तो कौन सा सूत्र है फ्रेंड्स? तो सस्य गहनता सूचकांक में कैसा होता है? वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र बटा मतलब डिवाइडेड बाय वर्ष में कुल शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र इनटू 100 होता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा डी, कोई भी सत्य नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो उड़द एवं कुल्थी जैसे फसलें रबी की फसल के उदाहरण है। तो बिल्कुल गलत है। और तंबाकू, लोबिया जैसी फसलें जायद फसल की उदाहरण है। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो अभी भी बिहार में जो एडुटेरिया तथ्य संग्रह बिहार का जो एडुटेरिया का है उसका मैं अभी करवा रही थी कल, आज ही मैंने करवाया है इकोनॉमिक्स सेक्शन। तो इकोनॉमिक्स में जायद, रबी और खरीफ फसलों का जो भी था सारे मैंने अच्छे से बताया है, तो वहाँ पे जा कर के देख लेंगे। ठीक है, उसका मैं जो है ना स्क्रीनशॉट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी हूँ, तो याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए।
इसमें है पहला कि रबी फसल में क्या क्या है, तो रबी फसल यह सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर में बोकर अप्रैल मई तक काट ली जाती है। सिंचाई की सहायता से तैयार होने वाली इस फसल में मुख्यतः क्या क्या है रबी फसल में, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और राई आदि रबी फसल में आते हैं। खरीफ फसल कौन सी होती है, तो खरीफ फसल में यह वर्षा काल की फसल है जो जून और जुलाई में बोकर सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि आते हैं। और जायद फसल कौन सी है, तो जायद फसल की यह फसल रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में अर्थात मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है। इसमें कौन सी आते हैं फ्रेंड्स, तो सिंचाई के माध्यम से सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, केला आदि की जाती है। मूंग, उड़द व कुल्थी जैसे दलहन फसलें भी इस समय उगाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न विशेषताओं गुणों में फसल की पहचान करें। तो इसमें क्या है और क्या पूछ रहा है, तो मृदा क्या है, तो चिकनी उपजाऊ है, ग्रामीण कुल की फसल है, गर्म जलवायु है और कृषि में क्या है, तो सांबा, काला जीरा और कामिनी। तो ये किसके बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, तो ये चावल के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चावल के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर तो ये नहीं है बट हाँ पढ़ लेते हैं, फायदा ही होगा कि यह ग्रामीण कुल की एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, तो चावल क्या है, एक ग्रामीण कुल की एक उष्णकटिबंधीय फसल है। यह एवं भारत की मानसून जलवायु में इसकी अच्छी कृषि की जाती है। चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु के हेतु उपयुक्त होने के कारण इसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। तो चावल क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल है। देश में सकल बुआई की गई भूमि कितनी है, तो 23% क्षेत्र में एवं खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का 47% भाग पे चावल की कृषि की जाती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, तो 46.37 मिलियन हेक्टेयर भारत में है, जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो चावल में देख लीजिएगा कि चावल में उत्पादन में क्या है, तो चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में भारत के चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि चावल के कटोरे किसे बोला जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या क्या होती है, तो चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु जो 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, प्रारंभ में तापमान कितना होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस तथा बाद में 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भारत में चावल की 3 फसलें हैं, कौन कौन है, तो अमन जो शीतकालीन है, ओस शरदकालीन तथा बोरो ग्रीष्मकालीन उगाई जाती है। देश में सबसे अधिक अमन का उत्पादन होता है और अमन कहाँ, तो शीतकालीन में जो जून से अगस्त में बोकर नवंबर से जनवरी तक काट ली जाती है। कुछ विशेष फसल किसमें कौन कहे, तो सांबा, कामिनी, काला जीरा और गोविंद भोग आदि किया है, तो चावल का ही किस में है, तो किस में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछ लेगा भी, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो में बना लेंगे। ठीक है, तो इसको बाद में सेकंड वीडियो बनाऊंगी। तो गास्पियन अरबोनियम प्रजाति है, किसका है, तो कपास का है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कपास यह मालवेसी कुल का पौधा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा किस कुल का है, तो मालवेसी कुल का कपास है जो पौधा है और विश्व में इसकी 2 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। प्रथम देसी कपास और अर्थात गास्पियन अर्बोरियम एवं गहरबेरियम है। द्वितीय कौन है, तो अमेरिकी कपास है अर्थात गहिरसुट्टम एवं बारबेडेंस प्रायद्वीपीय पठार भाग के अलावा निर्मित काली मिट्टी क्षेत्र में कपास सर्वाधिक उपजाई जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रचाई कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को तो इसका आंसर होगा डी। यह शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है, इसमें क्या है, तो औसतन 15 डिग्री से 38 डिग्री तापमान और 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले तथा बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तंबाकू की पत्तियां को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
और जिसने पत्तियों में वांछित रंग, गंध तथा लचक आदि गुणों का विकास होता है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम 3 शेष राज्य कौन से हैं? तो पहला है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा कर्नाटक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में पूछ सकता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन है, और तो ये भी ध्यान रखेंगे भारत क्या है, तो भारत दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन है जो चीन के बाद है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या कि बोर्ड और मुख्यालय देख लेते हैं। तो बोर्ड और मुख्यालय में इसका आंसर ही डायरेक्टली देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण पुणे में है, ठीक है। और राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है? तो दिल्ली में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में और रबर बोर्ड कोयट्टम केरल में है। तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, इसमें 70 क्वेश्चन टोटल कर लेते हैं फ्रेंड्स। 70 के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में निहित संपदा का पूर्ण विस्तार है। तो संपदा का फुल फॉर्म कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु संपदा का स्वीकृति प्रदान की थी। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन चुनना है। तो अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा ई नाम नामक राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुभारंभ किया गया था। तो ये सही है। अब पीएम आशा योजना के अंतर्गत मुख्यतः दलहन एवं तिलहन हेतु किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान किया जाएगा। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कृषि विपणन में मध्यस्थों की भूमिका को कम से कम करके कृषकों की उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ने ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किए थे। बाजार के सभी लेन देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन होंगे तथा इसके द्वारा मंडियों में लाए जाने वाले उत्पादन की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आश्रय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो सितंबर 2018 में हुआ था, ठीक है। और किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कृषकों को उनकी फसलों की उचित मूल्य प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः दलहन एवं तिलहन हेतु किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान किया जाएगा। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने 2018-19 में सभी खरीफ एवं रबी फसलों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत का 1.5 गुना बढ़ा दिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और कितने कथन असत्य है? तो केवल 2 कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से 2000 हेक्टेयर से कम, न कि 2000 से कम क्षेत्र की सिंचाई कर जाती है। तो ये पहला ही गलत हो गया। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील सतलज नदी के पर अवस्थित है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत नलकूप वगैरह। भारत की कुल सिंचाई आवश्यकता कितनी है? तो 62% आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। देश में सिंचित क्षेत्र में संवर्धन में लघु सिंचाई को बढ़ाने का महत्व देखते हुए जून 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखेंगे ये भी कि राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो 2010 में। मध्यम सिंचाई की परियोजना क्या हुआ है? तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। यह मध्यम के लिए होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लघु पूछ दिया था जबकि मध्यम में होना चाहिए था। और बृहद सिंचाई, तो बृहद सिंचाई परियोजना के क्या बारे में है? तो ये देख लेते हैं। और 2000 बृहद में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। बड़ी व मध्य परियोजना देश की कितने 38% सिंचाई आवश्यकता पूर्ति होती है। रिहंद बांध परियोजना कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में सोन नदी घाटी में उसकी सहायक रिहंद नदी पे बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है जो भारत की सबसे बड़ी
कृत्रिम झील है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पे है, तो कौन नाम है उसका, तो गोविंद बल्लभ पंत। और ये कौन सी नदी पे है, तो रिहंद नदी पे है। और रिहंद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखिएगा, सोन नदी घाटी में उसकी सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तिलैया बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पे है तथा मैथान बांध बराकर नदी व दामोदर नदी के संगम पे हजारीबाग जिला में बना है। कोनार नदी दामोदर की सहायक नदी है। पर निर्मित कोनार बांध बोकारो विद्युत संयंत्र को जल उपलब्ध कराने में सहायक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है फसल और रोग। तो इसमें देख लेते हैं युग में सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 71 से लेकर के आगे करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें है अरहर। अरहर क्या है, तो अरहर ताना विलन स्टेन रॉट है। चना उखटा है। और गन्ना ग्रीसी सूट है। गेहूं रतुआ और चावल ब्लास्ट है। तो ये क्या है, ये उसका रोग है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम 71 परियोजना से 71 से चलेंगे और पूरा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमें बताया गया था कि ऐसा वीडियो बनाइए मैम कि जिसमें पूरा स्क्रीन का रिकॉर्डिंग हो, तो मैं इसी तरीके से बनाई हूँ। तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इसके लिए कि ये सही है, इस तरीके बनाना सही है, या फिर जो मैं पहले वीडियो बना रही थी उस तरीके से सही है। तो आप इसके लिए मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो पार्ट 2 आएगा। ठीक है, और कल मैं इसका वीडियो डाल दूंगी पूरा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा।